आखिरी वक्ता की हर इजलास महफिल में होती है कि कब इनका खत्म हो और कब हमें यहाँ से छुट्टी मिले। मेरी एक दूसरी दिक्कत और है, जब आदमी को स्वादिष्ट 56 भोग वाला व्यंजनों से भरा हुआ पेट भर खाना मिल जाए और उसके बाद आप कहें किसी इंसान को कि भाई ये भी अपना पका के लाए हैं देख लो, तो कितना भी बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट खाना हो पर पता लगेगा। इतने विद्वानों का, जो पुराने लोग हैं उस बात के गवाह होंगे कि दिल्ली में, हम दिल्ली शहर के बाशिंदे हैं, इस तरह के ज्ञान चर्चा जो आज के मुख्तलिफ सबसे बड़े सवाल हैं, उस पर इन आलिम फाजिल हमारे विद्वानों ने हर तरह से खोलकर उस गांठ को रखा है। तो उसके बाद मेरा खाना तो पका ही लगना है, पर फिर भी मैं अपनी बात डॉक्टर लोहिया की एक सूक्ति से शुरू करूंगा। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है, विचारहीन क्रांति राक्षस होती है और शक्तिविहीन सिद्धांत बांझ होता है। आज की सियासत की बिल्कुल तस्वीर वैसी ही है। जिसके पास शक्ति है, यानी जो बरसरे इक़्तिदार है, जो दिल्ली के गद्दी पे आसीन है, प्रधानमंत्री हैं, विशाल बहुमत उनके पास है। शक्ति होने पर उनकी क्या कार्रवाइयां हैं, क्या नियम हैं, क्या आईन का उन्होंने प्रबंध किया, इसके बारे में मुख्तलिफ हमारे वक्ताओं ने आपके सामने रखा। मगर जब विचार नहीं है, शक्ति नहीं है, वो हालत आज जिन जिन चीज का जिक्र हमारे वक्ताओं ने किया वो आम हिंदुस्तानी की हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर आइन को हमें बचाए रखना है, इस संविधान की रक्षा करनी है, तो उसका सबसे बड़ा सवाल है सवाल करने वाले खड़े हो। हमारे नौजवान कबीर श्रीवास्तव ने आइन के हर पेज को खोल के रखा। उस वक्त इन्होंने जिक्र किया एन.के. पालकीवाला साहब का। पालकीवाला साहब हिंदुस्तान के वकीलों के सरताज थे। उनकी अनेकों किताबें वकील पढ़कर अपनी वकालत करते हैं। इसी विट्ठल भाई पटेल भवन के लॉन पे जो बाहर ये बना है, इमरजेंसी के बाद एक जनसभा बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एच.आर. खन्ना उनकी वरीयता को, उनकी सीनियरिटी को सुपरसीड कर दूसरे जज को, ए.एन. राय को वहां पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसकी मुखालफत के लिए यहां सभा थी। अशोक जी, आप जानकर ताज्जुब होंगे, सार्वजनिक रूप में दिल्ली की वो जो अजीम सभा यहां पर हुई थी, कानून के जानने वाले, कानून की लड़ाई लड़ने वाले, पढ़ाने वाले, इमरजेंसी के तत्काल बाद की बात है, बड़ा भारी इजलास मजमा यहां पर हुआ था। पालकीवाला साहब भी यहां पर थे। पालकीवाला साहब के बोलने के बाद मधुलिमे का नंबर था। मधुलिमे ने कहा, पालकीवाला साहब, आप हिंदुस्तान के सब बड़े लोगों के वकील हो, प्रॉपर्टी राइट की आपकी चिंता है, आपने जिंदगी भर प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, बड़े जो मालदार जो घराने हैं उनकी की है, पर क्या कभी आप सिविल लिबर्टी के लिए लड़ने के लिए गए? सन्नाटा छा गया सभा में, क्योंकि एक वाजिब सवाल था। आप बड़े वकील हैं, लाखों की करोड़ों की फीस लेते हैं, मगर क्या आपने कभी गरीब का, गुर्बत का, न्याय का, जुल्म का, जाति का
उसके सवाल पर लड़ाई की है, उसका असर क्या हुआ? अरुण जेटली, मरहूम अरुण जेटली जो कि लॉ मिनिस्टर भी रहे, हमारे दोस्त भी थे, और हमारे तो बहुत खास दोस्त थे, जेल में साथ थे। यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन हुआ था, लोकल कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें 10-12 स्टूडेंट उसके अंदर भर्ती थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में एक हफ्ते बाद एक दिन बड़ा हल्ला मच गया, भगदड़ सी मच रही थी, वकील भाग रहे थे आगे पीछे। क्या हुआ पता लगा, पालकी वाला साहब जो है यहाँ पर केस लड़ने आए हैं। बाई चांस मैं भी उस दिन वहां पे किसी सिलसिले में था। पालकी वाला साहब अरुण जेटली का उस केस को लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के छोटे से मुंसिफ के सामने खड़े। उनको देखकर बेचारा जो जूनियर मजिस्ट्रेट था खड़ा हो गया सीट से। वो केस के लेने आया, उसने वहीं पर उन्होंने फैसला कर दिया, कहने लगे यार मैं छोड़ रहा हूं। सवाल उठाने का ये असर होता है। बंद कमरों के अंदर बड़ी शख्सियतों के साथ, और इसकी मिसाल, बहुत मिसालें हमारे सामने हैं। 1963 में डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान की संसद में गए थे। सोशलिस्ट पार्टी के केवल 5 सदस्य वहां पर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशाल बहुमत वहां पर था। उस संसद के अंदर डॉक्टर लोहिया ने आचार्य कृपलानी के नाम से पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में रखा था। बहुमत नहीं था, संख्या बल नहीं थी, भीड़ पीछे नहीं थी, 5 सदस्यों का वो गुट था। डॉक्टर लोहिया ने जिस दिन पहले दिन ललकार के कहा हिंदुस्तान के आम आदमी की आमदनी 3 आने रोज है, तो सारी कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री ने कहा किस आंकड़े से आप बात कर रहे हैं? लोहिया ने कहा घर जाकर अपने अर्थशास्त्री से बात की। अगले दिन नंदा साहब, उन्होंने आके संसद में कहा नहीं 3 आने नहीं 7.5 आने हैं। फिर डॉक्टर लोहिया ने कहा आप फिर गलती पर हैं, अपने अर्थशास्त्री से जाके पूछेगा, उसका आंकड़ा सही नहीं है। ये हिंदुस्तान की संसद में हुआ। ललकारने वाला चाहिए, आवाज उठाने वाला चाहिए। हमारे साथ ही चले गए रवीश कुमार, सभी ने आपने बड़ा जिक्र किया गोदी मीडिया का। एक इंसान खड़ा होता है, अकेला रवीश कुमार सारे इन एंकरनियों को कटघरे के अंदर खड़ा करके रख दिया। बुलंदी का सवाल करना चाहिए साथियों। मैं फिर चुप कर रहा हूं। आज के आयोजकों ने मेरे से कहा था कि हमें तो एक परंपरा होती है, शो पीस के रूप में आपको अध्यक्ष बनाया है, आपकी तकरीर पर रोक लगाना मुश्किल होता है, पर आज आपको तकरीर नहीं करनी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं एक ही सवाल है। हर युग में मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। कमजोर, डरपोक, लाचार इंसानों की हमेशा खलकत रही है, मगर जब जगाने वाले लोग आए तो पलटते भी आइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोदी की पूरी संसद में, हिंदुस्तान में हर सूबों के अंदर की ताकत है, बरसरे इक़्तिदार है, मगर क्या इंसान की, हिंदुस्तान की हकीकत को रोक पा रहे हैं? हकीकत भी वैसे उभरती है। हिंदुस्तान के जितने इनके माध्यम हैं, टेलीविजन का है, जो इनके अखबारों का है, सबका गला घोटने के बाद आज हालत क्या हो गई? अखबार कुछ छापता है, टेलीविजन कुछ बोलता है, साथ साथ आदमी कहता है झूठ बोल रहा है। यार ये तो सच्चाई नहीं। मुझे याद है बचपन में कभी कभी वो ऑल इंडिया रेडियो जब होता था, टीवी तो होता नहीं था, तो उसके ऊपर सरकारी रिपोर्ट आती थी कि आटे का भाव ये हो गया, दाल का भाव ये कम हो गया, चीनी ये हो गई। तो मेरी माँ पास में बैठ के कहती मरे झूठ बोल रहा है, तेरे घर में हो गई होगी, देखा अभी तो हम लेके आए कितनी महंगी है। वो यथार्थ भी कभी छुपता नहीं है। मैं अंत में ये कहूंगा, एक ही चीज है, हमें निराशा से निकलना होगा। डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी है निराशा के कर्तव्य। निराशा के गर्त से जब आप निकलेंगे, जब आप
जत्थेबंदी के साथ, अपने असूलों को लेकर, दिमाग की सफाई के साथ हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए जब आप सड़क पर निकलेंगे, तो ये कितना भी बड़ा आतताई हो, जालिम के सामने जुल्म का मुकाबला करने के लिए जब इंसान निकल जाता है, तो जालिम की हैसियत बहुत दिन रहती नहीं है। ये आईन को खतरा आज इसलिए हमें लगता है कि हम सोए हुए हैं। मुझे कई बार तकलीफ, मायूसी होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लगभग 46 साल पढ़ाया है। हालात क्या हो गए, नौजवान को जब देखो, क्रिकेट, फिल्म, फैशन, इससे बाहर कोई मैं नक्शा किस तरह का देखता ही नहीं। या कोई गरीब बच्चा है तो अपनी पढ़ाई से कैसे नौकरी मिले उसकी तैयारी में लगा है। तो मुल्क के अंदर जो आज हमारे सामने जो आदर्श का, हमारे सामने जो अपनी जिम्मेदारियों का समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा आइन का मैं देखता हूं आसन्न, वो ये है। इस खतरे से हमें निकालना होगा। और साथियों, क्योंकि मेरा पकाया हुआ भोजन बकबकाना लगे, बाहर चाय पानी इंतजार आपकी कर रही है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, आपका शुक्रिया।